आज मैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कर रही हूँ कि अमेरिकी संविधान की वो कौन सी विशेषताएं हैं जिस हेतु विश्व में यह संविधान सफल और प्रसिद्ध है। थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगी कि अमेरिका का संविधान जो है एक तरह से क्रांति का परिणाम स्वरूप है, अर्थात ब्रिटिश शासकों, ब्रिटिश संविधान की रूढ़िवादिता, कठोरताएं और उसके उपनिवेशवाद के कारण वहाँ जो उनके विरुद्ध में जो नागरिक खड़े हुए और जिन्होंने एक क्रांति का रूप लेते हुए जिस महाद्वीप पे पहुँचे और जिस जहाँ की खोज की वो था अमेरिका। अमेरिका के संविधान में उन सब बातों का, उन सब प्रावधानों का, उन सब नियमों का विरोध है जो कि ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलता है। इसी भूमिका में मैं आपको अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का वर्णन करूंगी। संविधान राज्य अमेरिका का संविधान है जिसकी रचना 1787 में 1775 से 83 तक की अमेरिकी क्रांति के बाद हुई। संविधान को 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में पारित किया गया और यह 1789 से लागू किया गया। इस संविधान की पहली विशेषता है कि यह संविधान लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान को सामान्यतः लिखित संविधान के क्लासिक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में यह दुनिया के मौजूदा लिखित संविधानों में से सबसे पुराना संविधान है। यह लगभग 12 पृष्ठों का एक दस्तावेज है और उसमें एक प्रस्तावना, 7 धाराएं तथा 26 संशोधन है। दूसरी इसकी विशेषता है अपरिवर्तनीय संविधान। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान अनम्य है। कांग्रेस इसको उसी तरह से संशोधित नहीं कर सकती जिस तरह से वह साधारण कानून बनाती है। कांग्रेस यानी अमेरिका की विधायी शाखा या अमेरिका की व्यवस्थापिका शाखा। कांग्रेस द्वारा इसमें उस विशेष प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है जिसका प्रावधान संविधान में इसी उद्देश्य से किया गया है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक कानून तथा साधारण कानून में भेद है। दुनिया की सबसे अनम्य अमेरिकी संविधान स्वयं में संशोधन के लिए 2 पद्धतियां निर्धारित करता है। पहली पद्धति, संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 मतों से पारित किया हुआ प्रस्ताव किया जाए। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों अर्थात 50 में से 38 राज्यों की विधायकों द्वारा 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। दूसरी विधि है विकल्प के तौर पर संशोधन का प्रस्ताव 2 राज्यों की 2/3 विधायिकाओं अर्थात 50 में से 34 की मांग पर कांग्रेस द्वारा आहूत संवैधानिक सम्मेलन द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसका अनुमोदन 3/4 राज्यों अर्थात 50 में से 38 की विधायकों के सम्मेलन द्वारा होना आवश्यक है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के संशोधन के लिए
नियत प्रक्रिया बहुत ही कठिन, जटिल और पेचीदी है। इसकी अनम्य अर्थात कठोर प्रकृति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि 1789 में लागू होने के बाद इसमें केवल 27 बार संशोधन किया गया। तीसरी इसकी विशेषता है संघीय संविधान। अमेरिकी संविधान संघीय राज्य को निर्दिष्ट करता है। वास्तव में आधुनिक विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहला और सबसे पुराना संघीय राज्य है। यह 50 राज्यों, प्रारंभ में 13 इकाइयां थी और कोलंबिया जनपद से निर्मित एक संघीय गणराज्य है। संविधान में संघीय अर्थात केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र को सीमित विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं और शेष अधिकारों को संविधान में, जिनको स्पष्ट नहीं किया गया है, राज्यों के पास रखा गया है। अर्थात प्रत्येक राज्य का अपना संविधान, निर्वाचित विधायिका, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय होता है। अमेरिकी संविधान की अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक सरकार। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान में सरकार के अध्यक्षात्मक रूप का प्रावधान रखा गया। अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख के रूप में उसका पद औपचारिक होता है, किंतु सरकार प्रमुख के रूप में वह सरकार के कार्यकारी अंग का नेतृत्व करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख वास्तविक कार्यकारी होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका द्वारा उसके विरुद्ध किसी गंभीर असंवैधानिक कार्रवाई के लिए महाभियोग लगाए बिना उसे हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति शासन के कार्य मंत्रिमंडल या एक छोटे निकाय जैसे किचन कैबिनेट कहते हैं, जिसे की सहायता करता है, किंतु यह केवल परामर्शदायी निकाय ही होता है। इसके विभागों के अनिर्वाचित सचिव होते हैं। उनका चयन और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह उनको किसी भी समय हटा सकता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही इसके लिए अधिवेशनों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा को विघटित नहीं कर सकता। इस प्रकार अमेरिकी संविधान में इन विशेषताओं के साथ ही एक और अन्य बात है शक्तियों का विभाजन। अर्थात अमेरिकी संविधान में शक्तियों का संघ और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया गया है। विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियां अलग अलग हैं। वे सरकार के 3 स्वाधीन अंगों के पास होती है। संविधान की यह विशिष्टता इसकी 3 प्रथम धाराओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। धारा 1 के अनुसार इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त तमाम विधायी अधिकार
कांग्रेस में निहित होंगे। धारा 2 का प्रावधान है कि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति में निहित होंगे। धारा 2 के अनुसार कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति में निहित होंगे तथा धारा 3 कहती है कि न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा दूसरे निचले न्यायालयों में निहित होंगे, जिनको कांग्रेस समय समय पर नियुक्त और स्थापित करती रहती है। परीक्षण और संतुलन अर्थात नियंत्रण और संतुलन। अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत को अपनाने की देन है। परीक्षण और संतुलन की प्रणाली सरकार के प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर आंशिक नियंत्रण लागू करने में सक्षम बनाती है, जिससे कि कोई अंग अर्थात सरकार की कोई भी शाखा, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, निरंकुश और अनुत्तरदायी न बन सके। इसका अर्थ है कि इसके अपने क्षेत्र में भी सरकार का कोई भी अलग असीमित शक्तियां नहीं रख सकता है। अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली में परीक्षण और नियंत्रण की प्रणाली की कार्य पद्धति की कुछ पक्ष हैं जिनको कि बताना चाहूंगी। पहला, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। उसके पास 2 तरह की वीटो पावर होती है। पहली वीटो और दूसरी विलंबकारी अर्थात सस्पेंडिंग वीटो। अर्थात वीटो का मतलब है कि जब कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है तो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति अपनी आपत्ति जता सकता है, उस पर वीटो रख सकता है, असहमत हो सकता है। और दूसरा, वह उस विधेयक को रख कर विलंब कर सकता है, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं, कि वो पॉकेट में रखकर राष्ट्रपति उस कानून को, उस विधेयक को में पारित होने में देरी कर सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च स्तरीय नियुक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन सीनेट करती है। अब एक नियंत्रण तो राष्ट्रपति का व्यवस्थापिका के ऊपर हो गया। दूसरा, व्यवस्थापिका के अर्थात कांग्रेस के उच्च सदन, जिसे सीनेट कहते हैं, के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अनुमोदन करना अनिवार्य है। यदि सीनेट द्वारा अनुमोदित नहीं होगी तो वह नियुक्तियां संवैधानिक नहीं कहलाएगी। तीसरा, न्यायपालिका के संगठन और पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का निर्धारण कांग्रेस द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसा बताया कि न्यायपालिका भी निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायपालिका के संगठन और पुनर्विचार का अधिकार कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका को है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करता है, अर्थात राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के उच्च सदन की सहमति से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कांग्रेस द्वारा बताए गए कानून तथा राष्ट्रपति के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर घोषित कर सकता है। इस प्रकार चेक एंड बैलेंस अर्थात नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान में बनाया गया है। इसी क्रम में आगे बताना चाहूंगी कि विशेषताओं के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनर्विचार, यह भी अमेरिकी संविधान की एक विशिष्टता है। अमेरिकी संविधान कानूनों के सोपान तंत्र के
सिद्धांत को साकार करता है। लिखित संविधान को देश के सर्वोच्च अथवा मूलभूत कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस तथा राज्य विधायकों के लिए अधिनियम इस सर्वोच्च कानून के अनुरूप ही होने चाहिए। अगर ये अधिनियम संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको अधिकारी तंत्र या उसे एक तरह से असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वे अप्रभावी एवं रद्द हो सकते हैं। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विचार के अपने अधिकारों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा भी करता है और संविधान की व्याख्या भी करता है। अधिकार पत्र भी संविधान की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत अधिकार पत्र प्रदान करने के मामले में अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला संविधान है। यह अपने नागरिकों को अनेक अधिकारों की गारंटी देता है। इसके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के बगैर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार सरकार की सत्ता को नियंत्रित करते हैं। न्यायिक पुनर्विचार के अपने अधिकारों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों के रक्षक का काम भी करता है। अधिकार पत्रों को मूल संविधान में 1791 में संविधान के पहले 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान की विशेषता के अंतर्गत बताना चाहूंगी कि अमेरिकी संविधान की संघीय विधायिका, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, इसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रत्येक राज्य 2 से 6 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। साथ ही 2 सदस्य शामिल होते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र से 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुना हुआ होता है। कांग्रेस का अधिक शक्तिशाली सदन सीनेट है, जबकि अन्य देशों में या संसदीय प्रणाली में शक्तिशाली सदन निम्न सदन होता है। अमेरिकी संविधान में शक्तिशाली सदन उच्च सदन है। वास्तव में अमेरिकी सीनेट दुनिया भर के उच्च सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान ब्रिटिश संविधान के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अमेरिकी संविधान का निर्माण ब्रिटिश संविधान और उसके सम्राट की शक्तियों के विरुद्ध अर्थात क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। अतः मूल रूप से अमेरिकी संविधान बनाने वाले नागरिक ब्रिटिश शासन से तंग आकर उसके विरोध में तथा ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के ठीक विपरीत अमेरिकी संविधान का निर्माण करके स्वयं को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की घोषणा करते हुए संविधान को लागू किया।